हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैबरेट्स में। आज का टॉपिक है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ये टॉपिक आपके बीएससी एमएससी कोर्सेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए भी ज़रूरी है। जिन्हें एंटीबॉडी के बेसिक्स के बारे में जानना, जैसे कि स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, प्रोटेलाइटिक डाइजेशन, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में वीडियोज़ मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ऑल्सो उनके लिंक अभी वीडियो के अपर राइट कॉर्नर पर फ्लैश हो रहे होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। टर्म हाइब्रिडोमा यहाँ पे यूज होता है हाइब्रिड सेल्स के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स को फ्यूज किया जाता है। माइलोमा सेल्स क्या होते हैं? ये होते हैं कैंसरस प्लाज्मा सेल। सो इस टेक्निक में हम कैंसरस प्लाज्मा सेल एंड नॉर्मल प्लाज्मा सेल को फ्यूज करके हाइब्रिड सेल या फिर हाइब्रिडोमा सेल्स क्रिएट करते हैं, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड दैट इज वाई इस टेक्नोलॉजी को हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया था कोलर एंड मिल्स्टन ने इन 1975, जिसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इन 1984। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इम्यूनोलॉजी के, प्लस आपको पता होना चाहिए कि बी सेल रिसेप्टर क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, पैराटोप क्या होता है, किस तरीके से ये सारी कंपोनेंट्स जो हैं वो बी सेल के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऑल्सो आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पाथवे के बारे में, जैसे कि डिनोवो पाथवे एंड साल्वेज पाथवे। इनके बारे में आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो होनी ही चाहिए। नाउ, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है? सपोज कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारे बॉडी में इन्वेड करता है, जो कि एक इम्यूनाइजिंग एंटीजन है, यानी कि एक ऐसा एंटीजन जो कि इम्यून रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकता है। इस एंटीजन के सरफेस पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे जो कि इम्यून रिएक्शंस को इनिशिएट करेंगे। किसी भी एंटीजन पे एक से ज़्यादा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या फिर एपिटोप प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर हमारे बॉडी में एक टाइम में एक से ज़्यादा एंटीजन भी इन्वेड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज इन एपिटोप्स को हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 एंड 3। सो जब भी ये इम्यून रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे, उनके दौरान क्या होगा, हमारे बॉडी के जो बी सेल्स होते हैं, ओके, जिनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर बेसिकली सरफेस बाउंड एंटीबॉडीज ही होते हैं। सो इनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है बी सेल रिसेप्टर, जो कि हेल्प करता है बी सेल्स को एंटीजन के एपिटोप से इंटरैक्ट करने में। जैसे ही बी सेल अपने बीसीआर के हेल्प से एपिटोप से इंटरैक्ट करता है, ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन के बाद ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है और ये अपने क्लोन्स जनरेट करता है। इनका आगे चल के डिफ्रेंसिएशन होता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, जिनमें पहला है प्लाज्मा सेल, जिनकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, एंड दूसरे होते हैं मेमोरी सेल, जो कि हमें आगे चल के अडेप्टिव इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो लेट सपोज ये पर्टिकुलर बी सेल हमारा एपिटोप 1 से एक्टिवेट हुआ, उसके बाद ये क्लोनल एक्सपेंशन किया, देन डिफ्रेंशिएट करके प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में फॉर्म हुआ। ठीक है, इन प्लाज्मा सेल से जो भी एंटीबॉडी बनेंगे, ये एपिटोप 1 के अगेंस्ट ही बनेंगे। एक बी सेल किसी एक एपिटोप से ही एक्टिवेट होता है, एंड कोई भी बी सेल एक से ज़्यादा एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। यानी कि ये बी सेल इस एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा ना। सपोज ये सेकंड वाले एपिटोप से ये पर्टिकुलर बी सेल एक्टिवेट होता है, जो कि अगेन यहाँ पे क्लोन बनाएगा, देन ये डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में। यहाँ प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे, लेकिन इस बार ये एपिटोप 2 के अगेंस्ट बनाएंगे। फर्स्ट केस में एपिटोप 1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहा था, यानी कि हर एक एपिटोप के अगेंस्ट एक डिफरेंट क्लोन ऑफ बी सेल्स ही एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। सो लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में ये बी सेल्स प्रेजेंट है। ओके, बी सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट है बी सेल रिसेप्टर। अगर इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इन्वेड करता है इस पर्टिकुलर एंटीजन ने, जिसके सरफेस पे मल्टीपल एपिटोप्स प्रेजेंट है, इन्हें नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, सो इनके बीच कोई इम्यून रिएक्शंस होंगे, बी सेल्स जो हैं वो इन डिफरेंट एपिटोप से इंटरैक्ट करेंगे, एंड देन वो प्लाज्मा सेल्स जनरेट करेंगे, जो कि इन सारे एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब अगर इस इम्यूनाइज्ड ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हमने सीरम आइसोलेट किया, इस इम्यूनाइज्ड ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अगर हमने सीरम आइसोलेट किया, तो इस सीरम में हमें उन सारे एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आप डेफिनेशन देखें तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर अ मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी। दे आर द मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एपिटोप। सो ये सारे एंटीबॉडीज किसी एक एपिटोप के अगेंस्ट तो नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट एपिटोप के अगेंस्ट
काम कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट एपिटोप के अगेंस्ट हैं ऑफ इम्यूनाइजिंग एंटीजन। ऑब्वियसली ये एक इम्यूनाइजिंग एंटीजन है, तभी इम्यून रिएक्शंस को इनिशिएट करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सकता है। ओके, एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय मल्टीपल बी सेल क्लोन। अब हमें पता है कि हर एक एपिटोप के अगेंस्ट एक सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए मिल रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली एक से ज्यादा बी सेल के क्लोन से जनरेट हुए होंगे। सो ये क्या हो गए, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी हो गए। ओके, ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के दौरान क्या करते हैं, सपोज ये हमारे ऑर्गेनिज्म में बी सेल्स हैं जिनके सरफेस पे ये बी सेल रिसेप्टर्स हैं, बीसीआरस हैं। ना अगर ये एंटीजन इनके बॉडी में इन्वेट करता है जिसपे मल्टीपल एपिटोप्स हैं, 1 2 3 4, सो इम्यून रिएक्शंस के बाद जब प्लाज्मा सेल्स जनरेट होते हैं, हम इन प्लाज्मा सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, सो ये एपिटोप 1 के अगेंस्ट का प्लाज्मा सेल है, ये 2 के अगेंस्ट का प्लाज्मा सेल है, ये 3 के अगेंस्ट प्लाज्मा सेल है, एंड ये 4 के अगेंस्ट प्लाज्मा सेल। ओके, सो हम इन सारे प्लाज्मा सेल्स को सेपरेट करके इन्हें सेपरेटली ग्रो कराते हैं। ओके, सो ये सेपरेटली जब ग्रो करते हैं, इनके क्लोन्स सेपरेटली प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज ये हमारे फर्स्ट एपिटोप के अगेंस्ट वाले सारे क्लोन्स हैं, तो ये जितने भी एंटीबॉडीज बनाएंगे वो सिर्फ एपिटोप 1 के अगेंस्ट बनेंगे, सेकेंड वाले केस में सिर्फ एपिटोप 2 के लिए बनेंगे, थर्ड वाले में सिर्फ एपिटोप 3 के लिए बनेंगे, एंड फोर्थ वाले में सिर्फ एपिटोप 4 के अगेंस्ट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनके प्लाज्मा सेल्स को इनिशियली सेपरेट कर दिया था और उन्हें सेपरेटली ग्रो कराया था। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल क्लोन से ये सारे एंटीबॉडीज बने हैं जो कि किसी एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट ही फंक्शन करेंगे, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, सो मोनो मीन्स वन एंड क्लोन। ओके, सो सिंगल क्लोन से जनरेटेड एंटीबॉडीज को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्टिमुलेटेड बी सेल, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्टिमुलेटेड बी सेल। ओके, एंड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन स्पेसिफिक एपिटोप। सो ये सिंगल स्टिमुलेटेड बी सेल यानी प्लाज्मा सेल, यहाँ पे इसके क्लोन्स जनरेट हुए और इन्होंने जो एंटीबॉडी जनरेट किया वो किसी एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट बन रहे हैं, जिन्हें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलेंगे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से पहले हमारे दो मेजर शॉर्ट कमिंग्स थे। पहला तो जब हम प्लाज्मा सेल्स को यूज करते थे एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, प्लाज्मा सेल्स, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आते थे, प्लाज्मा सेल्स की लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है। ओके, सो बेसिकली इन्हें लॉन्गर पीरियड के लिए ग्रो नहीं किया जा सकता था, प्लस इनसे लार्ज स्केल में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता था। तो यहाँ पे जरूरत थी एक ऐसे सेल की जो ज्यादा टाइम के लिए ग्रो कराया जा सके और उनसे लार्ज स्केल में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो सके। सेकेंड शॉर्ट कमिंग क्या थी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, किसी एक एपिटोप के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी का जनरेशन। तो बेसिकली इनिशियली क्या होता था, जब भी हम अपने एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते थे, एक एंटीजन पे मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते थे। ओके, इम्यून रिएक्शंस के बाद जब हम इस ऑर्गेनिज्म से सीरम आइसोलेट करते थे, उसमें सारे ही एपिटोप के अगेंस्ट वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते थे। ओके, हमें क्या जरूरत थी, हमें ऐसे एंटीबॉडीज की जरूरत थी जो कि एक एक स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए हों, बट यहाँ पे हमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मिलते थे। ओके, इन दोनों ही शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए इन्वेंशन हुआ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के इनिशियल स्टेप पे हम अपने एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते हैं, देन हम कुछ टाइम के लिए उसे अलाउ करते हैं इम्यून रिएक्शंस को होने के लिए। जब प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्लाज्मा सेल मेनली स्प्लीन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वहां से हम इस ऑर्गेनिज्म के स्प्लीन को आइसोलेट करते हैं, उसके सेल्स को देन आइसोलेट करते हैं। वहां हमें मिलेंगे हमारे प्लाज्मा सेल्स, ओके, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एपिटोप के अगेंस्ट एक्टिवेटेड होंगे। ओके, प्लाज्मा सेल, इन प्लाज्मा सेल्स को हम माइलोमा सेल्स से हाइब्रिडाइज या फिर फ्यूज कराते हैं। सो ऐसा क्यों जरूरी है, प्लाज्मा सेल्स की प्रॉपर्टी होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। माइलोमा सेल जो कि कैंसरस सेल हैं, ये क्या शो करते हैं, ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ शो कर सकते हैं, प्लस ये इमॉर्टल होते हैं, प्लस इनमें दो तरीके के म्यूटेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो इनके में HGPRT जीन
HGPRT जीन फंक्शनल नहीं होती है, एंड देन ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये इंश्योर हो जाता है कि जब भी हम हाइब्रिडोमा सेल्स बनाएंगे, उन हाइब्रिडोमा सेल से जो भी एंटीबॉडीज जनरेट होंगे वो प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी होगी, ना कि माइलोमा सेल की। ओके, देन इसे हम हाइब्रिडाइज कराते हैं। हाइब्रिडाइज या फिर फ्यूज कराने के लिए अभी मार्केट में बहुत से डिफरेंट फ्यूजोजेंस प्रेजेंट है, फ्यूजोजेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर हम पेग यूज करते हैं, जो कि रेडिली अवेलेबल होता है। ओके, पेग यूज कर सकते हैं, बट इनिशियली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या यूज हुआ था? सेंडाई वायरस। सेंडाई वायरस, इसके हेल्प से हाइब्रिडोमा सेल्स बनेंगे। जो हाइब्रिडोमा सेल्स जनरेट होंगे इनमें प्लाज्मा सेल की भी प्रॉपर्टी होगी एंड माइलोमा सेल के भी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले हाइब्रिडोमा को देखें, इसमें इपिटोप 1 के अगेंस्ट एक्टिवेटेड प्लाज्मा सेल की भी प्रॉपर्टी है एंड माइलोमा सेल की भी प्रॉपर्टी है। ना ये जो फ्यूजन वाला स्टेप होता है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत लो है, यानी कि ओनली अप्रोक्सीमेटली 1% सेल्स ही फ्यूज करते हैं, बाकी सारे अनफ्यूज रह जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारे के सारे हाइब्रिड सेल्स को सेपरेट कर लें, और ताकि उन्हें हम आगे वाले प्रोसेसेस में यूज कर सकें। यहाँ पे हाइब्रिड सेल या फिर हाइब्रिडोमा सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हैट मीडिया, जो कि हमारा सिलेक्शन मीडिया है। हैट मीडिया या फिर हाइपोजैंथीन अमाइनोटेरिन थाइमिडीन मीडिया, इसका काम होता है सिलेक्शन। ये एक सिलेक्शन मीडिया है जो कि हाइब्रिडोमा सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड माइलोमा सेल्स को एलिमिनेट करता है उनके न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक करके। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के दो पाथवेज हैं। पहला तो डिनोवो पाथवे है, जिसका एक मेजर कंपोनेंट है डाइहाइड्रोफोलेट, एंड दूसरा है साल्वेज पाथवे, जिसमें एक मेजर एंजाइम की जरूरत होती है, HGPRT, हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ओके, तो हैट मीडिया किस तरीके से सिलेक्शन में हेल्प करता है? अगर आप हैट मीडिया के कॉम्पोजिशन को देखें तो ये मीडिया इन दोनों ही पाथवेज में से एक को सपोर्ट करता है, एक को प्रमोट करता है और दूसरे को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन देखते हैं। इसका पहला कॉम्पोजिशन है हाइपोजैंथीन। हाइपोजैंथीन क्या होते हैं? ये प्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, देन है थाइमिडीन। थाइमिडीन क्या है? ये है थाइमिडीन है पाइरिमिडीन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये दोनों ही चीजें जो होती हैं, दोनों जो कंपोनेंट हैं, ये बेसिकली साल्वेज पाथवे के लिए एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं। ये साल्वेज पाथवे में हेल्प करते हैं। नाउ थर्ड है अमाइनोप्टेरिन। ये क्या है? ये डाइहाइड्रोफोलेट को का इनहिबिटर है, यानी कि ये डिनोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। अब ये किस तरीके से ये सारी चीजें हेल्प करती है हाइब्रिडोमा सेल्स के सिलेक्शन में? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब हम फ्यूजन करते हैं प्लाज्मा सेल एंड माइलोमा सेल का, जब हम फ्यूजन करते हैं तो 100% फ्यूजन तो नहीं होता, 100% हाइब्रिड सेल्स हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमें 5 डिफरेंट कैटेगरी के सेल्स यहाँ पे ऑब्टेन हो सकते हैं। कुछ प्लाज्मा सेल जो कि नॉर्मली वैसे ही रह गए, फ्यूज नहीं किए। कुछ ऐसे प्लाज्मा सेल जो कि दूसरे प्लाज्मा सेल से ही फ्यूज कर गए। ओके, कुछ माइलोमा सेल जो कि अनफ्यूज्ड रह गए। कुछ माइलोमा सेल जिन्होंने दूसरे माइलोमा सेल के साथ फ्यूजन कर लिया। एंड फिफ्थ कैटेगरी होगी ऐसे प्लाज्मा सेल जिन्होंने माइलोमा सेल के साथ फ्यूज किया एंड हाइब्रिडोमा सेल्स बनाए। ओके, अब बात करते हैं हैट मीडिया का सिलेक्शन में क्या रोल है। अगर हम प्लाज्मा सेल्स को देखें, यहाँ पे इसके डिनोवो पाथवे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, क्योंकि हैट मीडिया में अमाइनोटेरिन प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा सेल हैट मीडिया से हाइपोजैंथीन एंड थाइमिडीन यूज करके साल्वेज पाथवे के हेल्प से न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? प्लाज्मा सेल की लाइफ टाइम जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, तो आफ्टर सम टाइम ये अपने आप इनका ग्रोथ रुक जाता है, तो ये एलिमिनेट हो ही जाते हैं वहां से। ओके, सेम कंडीशन हमें ये प्लाज्मा सेल फ्यूज्ड सेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी डिनोवो पाथवे तो फंक्शन नहीं करेगा, साल्वेज पाथवे के हेल्प से न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, लेकिन लाइफ टाइम शॉर्ट होगी। ना बात करते हैं माइलोमा सेल की। माइलोमा सेल्स में डिनोवो पाथवे तो ब्लॉक होगा अमाइनोटेरिन के कारण। ठीक है, साथ में माइलोमा सेल्स हमारे क्या होते हैं? HGPRT माइनस। ये जीन ना होने के कारण भले ही हैट मीडिया में साल्वेज पाथवे के रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि माइलोमा सेल्स ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसमें साल्वेज पाथवे भी ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे माइलोमा सेल फ्यूज्ड सेल्स में भी होते हैं, तो यानी कि ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चारों तरह के सेल्स तो एलिमिनेट हो गए, है ना।
हाइब्रिडोमा सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरीके के सेल्स की प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो अगर हम प्लाज्मा सेल देखें तो इसमें डिनोवो पाथवे तो ब्लॉक्ड है, लेकिन ये साल्वेज पाथवे करने के लिए केपेबल है। और माइलोमा को देखें तो इसमें दोनों ही पाथवेज ब्लॉक हैं। ओवरऑल जब दोनों सेल की प्रॉपर्टी हाइब्रिडोमा में प्रेजेंट होती है तो हाइब्रिडोमा सेल हैट मीडिया पे सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि प्लाज्मा सेल में हमारे HGPRT जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हैट मीडिया हमें हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स को सेलेक्ट करने में, ताकि फर्दर प्रोसेसेस में हमें सिर्फ प्योर हाइब्रिडोमा सेल्स मिल सकें। एक बार जब हाइब्रिडोमा सेल्स सेलेक्ट हो जाते हैं, हम उन्हें बहुत हाई डाइल्यूशन में सीड करते हैं। हाई डाइल्यूशन का क्या रीज़न होता है? जब हम हाई डाइल्यूशन करके इन्हें मल्टीवेल प्लेट में सीड करते हैं, सो हाई डाइल्यूशन पे यूज़ करने का एक ही रीज़न होता है कि जब हम मल्टीवेल प्लेट में इन हाइब्रिडोमा सेल्स को सीड करें तो हमें पर वेल सिंगल सेल्स मिले, सिंगल हाइब्रिडोमा सेल मिले। यानी कि ये सिंगल हाइब्रिडोमा, ये सिंगल हाइब्रिडोमा, सिंगल हाइब्रिडोमा, सिंगल हाइब्रिडोमा, और इनसे प्रोड्यूस हुए इनके क्लोन्स, ओके, जिनमें जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे वो एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट ही स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेंगे। सो क्योंकि इन चारों के केस में अगर देखा जाए तो ये सिंगल सिंगल क्लोन से जनरेटेड हैं, इन्हें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं। नाउ इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को फर्दर कंफर्म करने के लिए इम्यूनोलॉजिकल एसेस किए जा सकते हैं, जैसे कि एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या फिर हम रिया कर सकते हैं, रेडियो इम्यूनो एसे, ओके। सो मल्टीपल हम इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स करके इन सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कंफर्म कर सकते हैं, और ये दो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक्स है इम्यूनोलॉजी के, जिनके हेल्प से हम इन एंटीबॉडीज को कंफर्म कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें अगर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, तो इसके हेल्प से हम लार्ज स्केल में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर बैच में हमें सेम क्वालिटी के एंटीबॉडीज मिल जाएंगे, एंड देन हम सिंगल एपिटोप के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कुछ इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो उनके लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के हेल्प से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इन सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल एसे में हमें हेल्प करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियली हम एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, एक बार जब हमारा हाइब्रिडोमा सेल लाइन स्टेब्लिश हो जाता है, हम उसे लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर कर लेते हैं, एंड देन उससे हम मल्टीपल बैचेस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लस हमें बहुत ही स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि टेक्निकली बहुत साउंड हो। देन ये एक्सपेंसिव भी है, यानी कि अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के प्राइस में कंपेयर करेंगे तो बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम सेल्फ यूज़ करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं, उस दौरान क्या होता है, 99% सेल्स तो फ्यूज़ करते ही नहीं है। तो ये भी अगेन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है हाइब्रिडोमा टेक्निक का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिसेंट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपने किसी भी क्वेरी एंड रिसेंट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।